नमस्कार साथियों, JNVU BA सेकेंड ईयर 2023 रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट का जो हिस्ट्री का पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर, उस पेपर को हम यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं। हिस्ट्री का पहला पेपर कौन सा था, आप यहाँ पर देख सकते हो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इस पेपर को हम A to Z पूरा सॉल्व हम करने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे ऊपर आपको रोल नंबर लिखने होते हैं और यहाँ पर लिखा है हिस्ट्री फर्स्ट BA सेकेंड ईयर R+P, मतलब रेगुलर और प्राइवेट दोनों स्टूडेंट का ये पेपर है वो रहने वाला है। और 2023 3 ईयर डिग्री कोर्स हिस्ट्री पेपर फर्स्ट। ठीक है, पेपर फर्स्ट हिस्ट्री का 2 पेपर होंगे आपके, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। ठीक है, पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का रहेगा और आपको टाइम है वो टोटल कितना दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए, 3 घंटा आपको टाइम दिया जाने वाला है और पूरा पेपर 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब इसमें से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे कमेंट करेंगे कि आपको हमको मिनिमम पासिंग मार्क है वो कितने हैं, तो मिनिमम आपको 36 नंबर है वो लाने। कितने, 100 में से 36 नंबर लाओगे तो पास है वो हो जाओगे। जी हाँ स्टूडेंट, 36 नंबर लाओगे तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें कुछ है निर्देश हैं वो दिए हुए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है भाग ठीक है, आपको 2-3 पार्ट हैं वो देखने को मिलेगा, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। ठीक है, तो इसमें 10 प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे पार्ट A में और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की सीमा है कितनी है, 30 शब्दों में आपको उत्तर है वो देना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है वो यहाँ पर रहने वाला, 2 × 10। ठीक है, कितने हो गए, 20 अंकों का यहाँ पर आपका ये सेक्शन रहने वाला है पार्ट A। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका पार्ट B। ठीक है, पार्ट B में आपको क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का चयन है वो करना है। ठीक है, और कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, प्रत्येक इकाई से कितना चयन करना, प्रश्न का, एक प्रश्न का चयन करना, वो कैसे अभी मैं आपको बता दूंगा एग्जाम्पल की सहायता से। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 7 अंक का है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम ध्यानपूर्वक से समझते हैं कि भाई यहाँ पर ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये कौन सा सेक्शन है, यहाँ पर देखिएगा ये इकाई फर्स्ट है। ठीक है, ये इकाई फर्स्ट है, इसमें से कितना क्वेश्चन करना है, इसमें से एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, इन दोनों में से क्या करना है, एक क्वेश्चन आपको है वो करना है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन हो गया, फिर तीसरा क्वेश्चन में भी आपको ठीक इसी प्रकार है आपको करना है भाई, दोनों में से एक करना, तीसरा और नीचे अथवा दिया ना, इसमें से एक क्वेश्चन करना। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, फिर है इकाई थर्ड। ठीक है, इकाई थर्ड है, इकाई थर्ड में भी दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, ये हो गए 3 और फिर है 5वां क्वेश्चन, इसमें भी आपको एक और इसमें से, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, फिर इकाई 5 है, इसमें भी आपको एक क्वेश्चन है वो करना होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये पेपर करना है। और फिर आगे आपका सेक्शन C है वो आ चुका है, सेक्शन C को किस प्रकार से करना है वो भी इसका आंसर है आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इस भाग में से कुल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर हैं वो देने। ठीक है, बाकी के नहीं देने। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 5 शब्द का होगा, प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। ठीक है, अगर आप कहोगे कि इस पर वीडियो बना दो कि भाई 250 शब्द कितने होते हैं, 30 शब्द कितने होते हैं, 500 शब्द कितने पेज हैं वो भरने होंगे हमारी कॉपी में, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और देखो इसमें देखिएगा सेक्शन C है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कैसे सेक्शन C है, यहाँ पर टोटल प्रश्न कितने दिए हुए हैं, देखो 1 2 3 4 5 तो प्रश्न दिए हुए हैं, 5 में से आपको 3 प्रश्न ही करने हैं। ठीक है, और कोई भी करो, चाहे 7वां करो, चाहे 9वां करो, चाहे 11वां करो। ठीक है, लेकिन करने कितने, केवल और केवल 3 प्रश्न आपको करने होंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। अब देखिएगा हम आगे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये तो आपको पूरा समझ में आ गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपका आता है सेक्शन A। ठीक है, मतलब पार्ट A। ठीक है, पार्ट A में आपको पता है सभी प्रश्न 2 अंक के होंगे और उत्तर सीमा कितनी है, 30 शब्द है। ठीक है, 30 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है भाई, यहाँ पर क्या देख सकते हो, खजाइन उल फतूह का लेखक है वो कौन था। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई कि खजाइन उल फतूह का लेखक कौन था। तो इसका मैं आंसर यहाँ पर बता देता हूँ, लिख कर समझाऊंगा, एकदम बहुत ही डीपली से समझाऊंगा। आपको वीडियो पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो है इसका आंसर है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, और अमीर खुसरो है वो था कौन, पहली बात तो था है ये एक प्रकार से
फारसी लेखक थे, ठीक है। क्या लेखक थे भाई? फारसी हैं वो लेखक थे, ठीक है। और क्या बात इसके बारे में? सल्तनत काल का सबसे अधिक प्रसिद्ध लेखक था। किस काल का? सल्तनत काल का, ठीक है। सल्तनत काल का सबसे अधिक प्रसिद्ध है वो लेखक था और फारसी लेखक था, ठीक है। अब इनके बारे में बात करते हैं कि भाई किन किन ग्रंथों की रचना की। एक तो जैसा कि प्रश्न में है नंबर 1 बताए गए हैं कि भाई खजाइन उल फतुह, ठीक है। उल फतुह, ठीक है। ये एक तो नंबर 1 ये हो जाए, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? दूसरा आपका हो जाएगा नूह। इस प्रकार से 3-4 है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़े से बता रहा हूँ, ठीक है। 3-4 हैं वो ग्रंथ हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2-3 आपको बता देता हूँ। एक आपका हो जाएगा तुगलकनामा, ठीक है। तुगलकनामा आपको पूछा जा सकता है, तुगलकनामा ग्रंथ की रचना किसने की? तो आपको बताना अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कौन था? फारसी लेखक था, ठीक है। और किन किन ग्रंथों की रचना की? खजाइन उल फतुह, नूह, सिपेर और तुगलकनामा, ठीक है। और सल्तनत काल का सबसे अधिक प्रसिद्ध फारसी लेखक था, ठीक है। ये आपको याद रह जाएगा। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। यहाँ पर आपके 2 नंबर पक्के हो गए। अब देखिएगा आगे वाला क्वेश्चन दूसरा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जित्तड़ क्या था? जित्तड़ क्या था भाई? जित्तड़ एक प्रकार क्या होता है? तांबे का सिक्का है, ठीक है। क्या है? तांबे का सिक्का। क्या है? तांबे का सिक्का। इसको और हम डीपली से समझते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कि तांबे का सिक्का है वो होगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं। इल्तुतमिश ने अपने शासन काल में तांबे का सिक्का जारी किया, जिससे क्या कहते हैं? जित्तड़ कहा जाता है, ठीक है। किसने जारी किया था? तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश ने, ठीक है। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल, मतलब जब वो राज कर रहे थे ना, उस समय की बात है, तब उन्होंने एक तांबे का सिक्का जारी किया था, और तांबे का जो सिक्का जारी किया था उसे कहते हैं जित्तड़, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, डीपली, बहुत ही इतना गहरे से समझाऊंगा, आपको वो याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अमुक्त माल्यवाद, ये क्या है भाई? है ना, ये एक प्रकार का क्या है? ग्रंथ है, ठीक है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे अमीर खुसरो की रचना है तुगलकनामा। क्या है? तुगलकनामा। तुगलकनामा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट दे सकता है, ठीक है। सिर्फ तुगलकनामा लिख दिया और क्वेश्चन नहीं लिखा, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 लगा दिया, तुगलकनामा लिख दिया। अब आपको बताना है, इनका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है अमुक्त माल्यवाद, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या है? ग्रंथ है, ठीक है। और इस ग्रंथ की रचना किसने की वो बताना हमें, ठीक है। तो एक शासक थे भाई विजयनगर के। किसके शासक थे? विजयनगर के, ठीक है। कौन थे भाई? कौन थे भाई? कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय, ठीक है। इन्होंने है ये रचना है वो की थी, और किस भाषा में की? तो याद रखना तेलुगु भाषा में। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में ये रचना की थी, ठीक है। यहाँ तक याद रह जाएगा, बिल्कुल। देखो वो वापस समझा देता हूँ। अमुक्त माल्यवाद विजयनगर के शासक कृष्ण देव राय ने तेलुगु भाषा में ये रचना है वो की थी, ठीक है। अब यहाँ पर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवान ए कोही। दीवान ए कोही ये क्या है भाई? ये क्या है भाई? कृषि विभाग का नाम है। क्या है? दीवान ए कोही कृषि विभाग का क्या है? नाम है। कृषि विभाग का क्या है? नाम है, ठीक है। और क्या बात है? और ये शुरू किसने किया भाई? ये शुरू किसने किया? ये मतलब दीवान है कोई शुरू किसने किया? जो कृषि विभाग का नाम है, ये शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। बहुत ही अच्छा। इसी तरह देखिएगा, मैं आपको पूरा यहाँ समझाऊंगा, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने ये शुरू किया था, ठीक है। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, मतलब दीवान ए कोई की जगह ना, दीवान ए कोई की जगह वो लिख सकता है दीवान ए अमीर कोई, ठीक है। दीवान ए अमीर कोई, ठीक है। अमीर कोई भी लिख सकता है, ठीक है। और दीवान को ए की जगह को भी लिख सकता है, ठीक है। दीवान को ही, ठीक है, ये भी लिख सकता है। तो तीनों आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो ये है ना मुगल साम्राज्य के समय में स्थापित किया गया था, ठीक है। किस समय स्थापित किया गया? दीवान ए कोई, जो कि कृषि विभाग का नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इस पद को शुरू किया, और ये मुगल साम्राज्य के समय में स्थापित किया गया था। और इस विभाग का उद्देश्य क्या था भाई? मतलब कृषि विभाग तो बना दिया,
मतलब कोई ना कोई टारगेट होगा ना। आप जैसे अभी JNU एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हो, तो आपका ये टारगेट है कि मेरे को ये एग्ज़ाम है, इसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार है कृषि विभाग का जो ये शुरू किया गया था ना दीवाने कोई, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था जो भी भूमि से संबंधित मुद्दे हैं उनका क्या करना, प्रबंधन करना, खेती की नीतियाँ हैं वो तैयार करना, ठीक है। किस प्रकार से खेती की जाएगी, कितना है वो कर वसूलना, सब कुछ ऐसा कुछ होगा, ठीक है, इसमें, है ना। ओके, यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे वाला 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर, तुलु गमा युद्ध पद्धति को समझाए, तुलु गमा युद्ध पद्धति को समझाए, ठीक है। तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 2-3 मिनट लगेगा, मैं आपको पूरा है डीपली समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पानीपत का आपको पता है युद्ध हुआ था, कब हुआ था भाई? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, आपको पता है 1526 में, ठीक है। किन के बीच हुआ था? तो एक तो था बाबर, इस साइड तो थे बाबर, और इस साइड थे आपके इब्राहिम लोदी। कौन थे? इब्राहिम लोदी, है ना। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इसमें बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गए। क्यों हारे भाई? आपको पता होना चाहिए। मतलब ये जो तुगलकनामा है ना, ये अभी मैंने नीति बताई थी ना, वो इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से है वो बाबर है वो जीत गए थे, तुलु गोमा पद्धति की वजह से, इस चाल की वजह से, ठीक है। बाबर ने इस चाल का है वो प्रयोग है वो किया था। किस चाल का? तुलु गोमा पद्धति चाल का, ठीक है। अब समझने वाली बात यहाँ पर है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, जीता है वो जीत गए, ठीक है। जो उज़्बेक लोगों में युद्ध करने की ये क्या थी? साधारण चाल थी। इसके अनुसार फौजें क्या करती थी? 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। जो फौजें हैं पहले शत्रु की पार्श्व पंक्ति की ओर मुड़ती और फिर एक साथ सामने और पीछे की ओर हमला कर तेजी से तीर की क्या करती? बौछार करती, ठीक है। और धकेल दिए जाने की स्थिति, मतलब ये इन पर वापस है वही हमला हो जाता, तो ये क्या करते थे? भाग जाते थे, ठीक है। बहुत तेजी से भाग जाते, मतलब तेजी से हमला करते चारों दिशाओं में से, ठीक है। चारों दिशाओं में से हमला तेजी से करते। अगर वापस हैं कुछ ये वाला कुछ है और ज़्यादा जीतने लगे इब्राहिम लोदी वाले, है ना, तो क्या करते थे? पीछे हैं वो भाग जाते थे तेजी से, बहुत तेजी से भागते थे, ठीक है। एक साथ आते थे और एक साथ भाग जाते थे, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट, ये तो हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, नूर जहाँ गुट के सदस्यों के नाम लिखने हैं, ठीक है। यहाँ तो परिवार वाले ही हैं सब कुछ, है ना। ये परिवार वाले हैं, माँ हैं, पिता हैं, ठीक है, भाई हैं, ये इनमें शामिल हो गए, ठीक है। अब भाई हम ऐसे तो नहीं लिख सकते कि भाई इनका पिता था। अब वो एग्जामिनर चेक करेगा कि पिता कौन था भाई, बताओ, तो हमें पिता का नाम बताना पड़ेगा ना। तो नूर जुहा गुट के सदस्यों के नाम यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले एक तो नूर जुहा खुद थे, ठीक है, नूर जहाँ एक तो खुद थे, ठीक है। एक उनके पिता थे, पिता का नाम आपको याद रखना है, पिता का नाम याद रखना है, मिर्ज़ा गयास बेग, मिर्ज़ा गयास बेग इनके पिता का नाम था, वो भी इसमें शामिल थे, ठीक है। पिता का नाम आप अगर क्वेश्चन में लिखना चाहो तो लिख दो, एक एत माद, थोड़ा नाम कठिन है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, उद दौला, ठीक है, ये नाम हो जाएगा पिता। और फिर इनका भाई था, क्या था? भाई कौन थे? आसफ खां, ये तो आपको नाम याद रह जाएगा, आसफ खां, ठीक है। और एक और भाई था शहजादा खुरम, ठीक है, शहजादा खुरम, ये दोनों भाई थे, वो भी इसमें क्या थे? शामिल है वो थे, ठीक है। और इसके अतिरिक्त एक उनकी माँ थी अस्मत बेगम भी इसमें शामिल थी, अस्मत बेगम है वो भी इसमें क्या थी? शामिल है वो थी, ठीक है। अब यहाँ तक आपको याद हो जाएगा। एक तो नूरजहाँ खुद थे, एक उनके पिता थे मिर्ज़ा गयास बेग, और एक भाई था असफ खां और शाहजादा खुर्रम, और एक माँ थी अस्मत बेगम, ठीक है। मेन परामर्शदाता यही थी, मतलब उनकी माँ ही था, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर के किन्हीं 2 चित्रकारों के नाम बताने हैं। जहांगीर के किन्हीं 2 चित्रकारों के नाम बताने हैं, तो 2 चित्रकारों के नाम बता देता हूँ यहाँ पर। एक तो आपको पता है, आप 12th में पढ़े होंगे, ठीक है, या फिर पिछले साल पढ़े होंगे, ये नाम सुना होगा, अबुल हसन, ठीक है, अबुल हसन।
और एक हैं आप लिख दोगे बिशन दास। जो नाम इजी याद रहता है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, बिशन दास, ठीक है। और इसके अलावा आप और भी लिख सकते हो, आपको जो नाम ज़्यादा याद हो वो लिख दो, मोहम्मद मोहम्मद नादिर, ठीक है। तो 3 नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। खालसा भूमि क्या होती है भाई? खालसा भूमि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, खालसा लैंड है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? खालसा भूमि मुगल कालीन, क्या है? खालसा भूमि मुगल कालीन समय में वह भूमि होती थी जिसकी आय, मतलब जिससे जो कमाई होती थी वो बादशाह के लिए सुरक्षित रखी जाती थी। किसके लिए? बादशाह के लिए सुरक्षित रखी जाती थी, सुल्तान के लिए सुरक्षित है वो रखी जाती थी। और ये भूमि है ना क्या रहती थी? सीधे सुल्तान के कंट्रोल में रहती थी, उनके नियंत्रण में है वो रहती थी, ठीक है। और इससे जो भूमि है ना, इस भूमि से जो भी आय हो रही है, जो भी कमाई हो रही है वो शाही कोष में जमा कर दी जाती है। किस कोष में? शाही कोष में जमा कर दी जाती थी, ठीक है। वापस से समझा देता हूँ। जो खालसा भूमि है ना, मुगल कालीन समय में एक भूमि होती थी जिसमें जो आय होती थी, जो कमाई होती थी वो क्या करती थी? बादशाह के लिए सुरक्षित है वो रखी जाती थी, ठीक है। और ये जो भूमि थी वो सुल्तान है, जो बादशाह है उनके कंट्रोल में रहती थी, उनके नियंत्रण में रहती थी। और जो भी इससे कमाई हो रही है वो शाही कोष में जमा कर दी जाती थी, ठीक है। अब देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, मुहतसिब कौन था? मुहतसिब कौन था? मुहतसिब कौन था? ये मुगल प्रशासन का एक अधिकारी था। किसका था? मुगल प्रशासन का एक प्रकार से अधिकारी होता। और इसका कर्तव्य था, मतलब इसका ना कोई काम होगा, ऐसे वगैरह अधिकारी नहीं बना लेंगे हम, ऐसे हम, है ना। इसका कर्तव्य यह ध्यान रखना था कि मुसलमान है ना, जो मुसलमान लोग हैं, मुसलमान लोग वो कुरान के अनुसार आदेशों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुरान के अनुसार दैनिक और धार्मिक जीवन का प्रजा से पालन कराना क्या था? उनका कर्तव्य है वो था, ठीक है। कोई नहीं कर रहा है तो उसको पालन करवाओ, और कोई कर रहा है उसका ध्यान रखना होता था कि ये डेली कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। दैनिक और धार्मिक जीवन है ना वो हो जाए। इसमें जात एवं सवार किस व्यवस्था से संबंधित थे? जात एवं सवार किस व्यवस्था से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा अकबर की मनसबदारी व्यवस्था से। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था से, मनसबदारी व्यवस्था से, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था से आगे लिख देना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इनके है ना, ये क्वेश्चन कहाँ आ गया? देखो यहाँ पर करना है ना सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको मैंने बताया हर एक इकाई में से एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? 7 अंक का यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको बात बता देता हूँ, इसकी PDF आपको अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको PDF वगैरह मिल जाएगी। और ये तो हो गया हमारा पार्ट 1, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? पार्ट 1, ठीक है। मतलब इसके आगे पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में हम ये वाला क्वेश्चन है ना, पार्ट बी वाले जो इकाई फर्स्ट है, इकाई सेकंड है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। और इनको बहुत ही अच्छे से तरीके से समझूंगा। यहाँ पर वीडियो है वो लगभग है 20 मिनट के आसपास है वो हो जाएगा। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और समझ जाऊँगा इतना अच्छे तरीके से। अगले वाला जो वीडियो आएगा उसको भी ज़रूर देखना। अगर आप सपोर्ट करते हो तो मैं आपको 2022 का भी क्वेश्चन करा दूँगा, 2022 का। और ज़्यादा सपोर्ट करते हो तो 2021 का भी करा दूंगा। लेकिन सपोर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो सपोर्ट है वो इसी तरीके से कीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप है वो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको क्या कर दूंगा, लिंक है वो दे दूंगा, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया था वो भी हमने देख लिया, वापस से एक बार बता देते हैं, ठीक है। हाँ, खज़ाइन उल फतूह का जो लेखक है वो कौन था? अमीर खुसरो था, ठीक है। ये मैंने बताया। जीतल किया था भाई तांबे का सिक्का है वो जो कि होता था, ठीक है। और अगला वाला क्वेश्चन है अमुक्त माल्यवाद की जो ग्रंथ की रचना है वो किसने की? तो कृष्ण देव राय ने की, तेलुगु भाषा में की थी, विजयनगर के शासक थे, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। तुल्लु गमा युद्ध पद्धति को समझाइए। तो ये इसका पद्धति का प्रयोग है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उस समय बाबर ने किया था, ठीक है। और बाबर जीत भी गया, है ना। मतलब चारों तरफ से सेना घेर लेती थी अगले वाले को, है ना, और तेज़ी से आगे बढ़ती थी। और
वापस हमला करती तो तेजी से पीछे हट जाती थी। ठीक है, नूरजुआ गुट के सदस्यों के नाम माता, पिता, भाई ये शामिल थे। ठीक है, जहांगीर के किन्हीं दो चित्रकारों के नाम है वो बताने हैं। तो एक तो मैंने बताया अबुल हसन है, उस्ताद मंसूर है, मोहम्मद नादिर है, बिशनदास है। ठीक है, खालसा भूमि मतलब जो भी आय होती थी वो बादशाह के लिए सुरक्षित रखी जाती थी और कंट्रोल में रहती थी। ठीक है, और सही कोष में जमा कर दी जाती थी। ठीक है, ये लिख दोगे। मुहतसिब कौन थे भाई? मुहतसिब थे भाई, आपको मैंने बताया था, जो भी मुसलमान लोग हैं वो कुरान के अनुसार आदेशों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, वो ध्यान में रखने वाला जो एक अधिकारी है नियुक्त किया जाता था वो होता था मुहतसिब। ठीक है, ये आप इसमें लिख दोगे। अगर कोई पालन नहीं कर रहा तो उससे पालन करवाना। फिर है जात एवं सवार किस व्यवस्था से संबंधित थे? तो किस व्यवस्था से संबंधित थे? अकबर की मनसबदारी व्यवस्था से। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बाकी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।